नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों पर। दिल्ली में अगले 40-45 दिन राजनैतिक रूप से आपको बहुत ही निम्नता का स्तर देखने को मिलने वाला है। सच पूछिए तो निम्नता भी छोटा शब्द है। मुझे लगता है कि राजनैतिक मक्कारी और धूर्तता का चरम आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में। इतना आपको किसी भी विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलता होगा। कल दिल्ली में विभिन्न दलों के चुनाव प्रचार के दौरान कुछ बड़ी घटना घटी। सबसे पहली घटना तो ये हुई कि अरविंद केजरीवाल जो एक वादा कर रहे हैं कि दिल्ली में सभी पात्र महिलाओं के अकाउंट में चुनाव जीतने के बाद वो 2100 रुपए जमा कराएंगे प्रति माह, उसके वो फॉर्म भरवा रहे हैं। और एक योजना का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, संजीवनी नाम से, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई योजना है। उसके तहत वो लोगों का मुफ्त में इलाज कराएंगे। मतलब जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, उसको उन्होंने पिछले 10 साल से दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। और अब वो ये वादा कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो अपनी योजना लेकर के आएंगे। और सबको जब पता है कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं, जिसकी मुझे संभावना काफी दिखाई देती है, यद्यपि अरविंद केजरीवाल के हाव भाव से थोड़ा स्थिति कमजोर लग रही है, लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल काम करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप में पूरे 5 साल गुजारते हैं, तो मुझे लगता है कि संजीवनी योजना को लेकर के भी वो इसी तरह की नौटंकी करने वाले हैं। वो कहेंगे कि केंद्र सरकार हमारी इसी अपनी आयुष्मान योजना को दिल्ली में इसी में विलय कर दे। जबकि केंद्र सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि जो भी राज्य अपनी स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं, तो उसके फंड की व्यवस्था उनको खुद करनी है। केंद्र सरकार केवल उन्हीं योजनाओं में फंड की व्यवस्था करेगी जो उसके नाम पर होंगी, जो केंद्र ने नाम रखा है उस नाम से होंगी और उस रूल और रेगुलेशन से चलेंगी, जिनका डेटा केंद्र के पास होगा। और सबको पता है कि ये होना नहीं है। अरविंद केजरीवाल इसके लिए मानेंगे नहीं, मानते तो अब तक लागू करवा चुके होते आयुष्मान। तो वो मानने वाले नहीं है। और उसके बाद केवल एक ही चीज बचती है, आरोप प्रत्यारोप। खैर, ये बात अपनी जगह है संजीवनी वाली। मेन जो है वो है जो महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का मतलब ही कि अरविंद केजरीवाल होता है। तो अरविंद केजरीवाल जो वादा कर रहे हैं, वादा करने में कोई बुराई नहीं। चुनाव है, चुनाव में आप राजनीतिक वादा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली की महिलाओं से अवैध और अनैतिक रूप से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उनके फाइनेंशियल डिटेल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो भी एक पार्टी द्वारा, ना कि सरकार द्वारा, वो अपराध है, वो फ्रॉड है। अगर आपको इस तरह की कोई योजना आगे चल के लागू करनी है, तो आप उस सरकार के द्वारा कीजिए, ना कि पार्टी के द्वारा। अब कल जो हुआ दिल्ली में, वो ये हुआ कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं, उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका उपयोग वो चुनाव में करेंगे, फोन कॉल्स करने के लिए, भाषण भेजने के लिए, व्हाट्सएप वगैरह मैसेजेस भेजने के लिए, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सीधी बात ये है। ऐसे में दिल्ली सरकार, अब दिल्ली सरकार का जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है। दिल्ली सरकार के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर पूरा नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का, थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली सरकार के दो विभागों, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इन्होंने कल दिल्ली के सभी अखबारों में एक चेतावनी या नोटिस कह लीजिए इश्यू कर दिया कि दिल्ली सरकार इस तरह की कोई योजना नहीं चला रही है जिसका प्रचार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इस तरह की कोई भी योजना आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकती है, और ये आपका के डेटा कलेक्शन का एक कुत्सित प्रयास भी हो सकता है।
अब सच पूछिए तो इसमें ये अपराध तो है ही। आप अनऑथराइज्ड रूप से लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनके अकाउंट नंबर ले रहे हैं, अकाउंट डिटेल्स ले रहे हैं, बैंक अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अपने आप में अपराध है। कल को किसी का अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उस स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा? आप आधार भी ले रहे हो, आप पैन कार्ड भी शायद ले रहे हो, आप फाइनेंशियल डिटेल उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी ले रहे हो। कल को अगर कोई फ्रॉड होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? किसी के अकाउंट से पैसा निकल जाए, किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी चली जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक। दूसरा, जब ये नोटिस इशू हुआ तो उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, एक तो उनका नाम बड़ा बेतुका है, तो आतिशी सिंह जो आजकल वो नाम यूज कर रही हैं, तो आतिशी सिंह ने कहा कि ये कुछ अधिकारियों की शरारत है और इसकी वो जांच कराएंगी और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपए देने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कैबिनेट डिसीजन ले चुकी है और उसका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। तो भाई जब कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया, नोटिफिकेशन इशू हो गया, तो आप प्रॉपर चैनल से, जिसका डेटा केवल सरकार के पास जाए, उससे लोगों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, ये 2100 के नाम पे आप फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? आप कह रहे हैं अभी हम जो है वो 1,000 देंगे और चुनाव के बाद हम 2100 देंगे, तो उसके लिए आपको नए लोग ढूंढने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। जब नोटिफिकेशन आपने अभी इशू किया है तो जो लोग आज पात्र हैं वही 2 महीने बाद पात्र होंगे, 1.5 महीने बाद ऐसा क्या बदल जाएगा? तो अगर आपको लोगों से फॉर्म भरवाने ही हैं तो आप ऑनलाइन व्यवस्था कीजिए, या ऑफिस, आप सरकारी जो ऑफिस हैं वहां पर आप व्यवस्था कीजिए, लोग वहां पे जाएं, अपना डेटा दें, जो एलिजिबल होगा उसको आप पैसा भेज दीजिए। तो जो अरविंद केजरीवाल फ्रॉड कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल आज से फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ये 2011 से, जिस समय वो अन्ना को लेकर के आए थे, लोकपाल को लेकर के, उस समय लोग नहीं समझ पाए थे, तो ये 2011 से ही फ्रॉड कर रहे हैं। वो पहले से पूरी प्लानिंग करके आए थे कि किस तरह से पॉपुलर होना है, उसके बाद किस तरह से राजनीति में कदम बढ़ाना है, और परिस्थितियां भी उसी तरह की होती चली गई। दूसरी घटना हुई जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। तो प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके से 11,1100 रुपए नगद लोगों को बांटे। भाई मान लिया आप कह रहे हो कि हम लोगों की मदद करते हैं और हमेशा करते रहें, बिल्कुल करते रहें, कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव के मौके पर आप वोटर कार्ड और फलाना ढिमाका अलग अलग तरीके का डेटा लेकर के लोगों को 1100 रुपए दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। मुझे लगता है कि दिल्ली में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं इसके लिए, उनको इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, न केवल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, न केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बल्कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ, और प्रवेश वर्मा जो एनजीओ चला रहे हैं उसके खिलाफ भी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप वोटर्स को बुला करके सीधे 1100 रुपए बांटेंगे, और ना ही ये कोई तरीका है कि आप एक फर्जी स्कीम की बात करके, फर्जी इसलिए क्योंकि वो जो तरीका अरविंद केजरीवाल ने अपनाया वो फर्जी है। अगर आपने 1,000 रुपए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो आप उसको प्रॉपर चैनल से मंगाइए, जो लोग पात्र हो उनको आप पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप योजना लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है, और आपका कहना है, आपका वादा है कि आप चुनाव बाद बढ़ा देंगे, तो चुनाव बाद उसको 2100 कर दीजिए। अभी 2 महीने आपके पास नहीं, 2 महीने बाद आपके पास हो जाएगा, या 3 महीने बाद हो जाएगा, मार्च में आप बजट लेके आएंगे, तो अप्रैल से आप बढ़ा दीजिए। उसके लिए अलग से डेटा लेने की क्या जरूरत है? तो मुझे तो लगता है कि इसे जो साइबर क्राइम है उसके अंतर्गत इनके अगेंस्ट मुकदमा करना चाहिए, डेटा कलेक्शन जो ये अवैध रूप से कर रहे हैं उसका मुकदमा करना चाहिए। चुनाव आयोग चूंकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग अभी उस पर कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो भी बाकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, और चाहे वो पुलिस हो, और चाहे वो इकोनॉमिक जो अपराध होते हैं उसको लेकर के जो भी संस्था हो दिल्ली की, सबको। एक और चीज ये हुई कि अरविंद केजरीवाल ने कल काफी ज्यादा अनर्गल बयानबाजी की। अब ये अनर्गल बयानबाजी क्यों की, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी के पहले चुनाव से, यानी कि 2013 से। 2013 में
जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ी, तो ये कांग्रेस पार्टी की मैं मूर्खता ही कहूंगा, और मैं पहले भी एक दो बार इस पर बात कर चुका हूं। तो हुआ ये, क्योंकि उस समय कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। उसके कुछ समय पहले जो कॉमनवेल्थ वगैरह हुए थे, उसमें जो तमाम तरीके के घोटाले हुए थे, तो उसके चलते तो एक तो लोकपाल वाले आंदोलन का खुमार, ऊपर से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने ज्यादा आरोप, उसमें जनता जो है बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गई थी कांग्रेस पार्टी के। ऊपर से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिसमें उस समय कपिल सिब्बल खास तौर से थे, कपिल सिब्बल थे, दिग्विजय सिंह थे, और भी कुछ नेता थे, तो इन लोगों ने उन आंदोलनकारियों को चैलेंज किया कि अगर आपको राजनीति ही करनी है तो आप राजनीतिक दल बना करके आइए, चुनाव लड़िए और आप अपने हिसाब से सरकार चलाइए। तो अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही पूरा प्लान करके आए थे, अगर उन्होंने चैलेंज ना किया होता तो भी शायद वो करते, लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया तो उनको मौका मिल गया। तो अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी गठित की, उसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। पहली बार चुनाव में उतरे, और जब पहली बार चुनाव में उतरे तो वो जो एक माहौल बना हुआ था, जिसे कहते हैं कि एक अंडर करंट था, वो आम आदमी के पक्ष में था। लेकिन केवल इस तरह के अंडर करंट से सरकारें नहीं आती हैं, उसके लिए थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। तो हुआ ये कि 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी करीब करीब 30% वोट पाने में सफल हो गई। जो लोग कांग्रेस से नाराज थे लेकिन बीजेपी के पक्ष में नहीं जाना चाहते थे, वो लोग आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। इस चुनाव में खास बात यह थी कि दिल्ली का जो मुसलमान था, वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जब अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से उस आंदोलन में सम्मिलित थे। तो मुसलमानों को यह लगा कि ये पार्टी जो है वो कल को भाजपा के साथ भी मिल सकती। तो चुनाव में इनको लगभग 30% वोट मिला, और ये 28 सीटें जीतने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिला, और वो 31 सीटें जीतने में कामयाब रही। और उसके दो एलाइज भी थे, जेडीयू और अकाली दल, उनको एक एक सीट मिली। तो अगर सारे वोट जोड़ दिए जाएं तो 35% से कुछ ऊपर थे, और सीटें हो जाती थी 33। कांग्रेस पार्टी इन तीनों में सबसे कमजोर रही, और उसको वोट मिला 24.5% और सीटें मिली 8। कांग्रेस पार्टी ने अगर उस समय पर विवेक से काम लिया होता, और जो अंध विरोध उसकी एक प्रवृत्ति है, उस अंध विरोध में ना आई होती, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि बीजेपी सरकार ना बनाने पाए, जबकि वो केवल 2 सीट पीछे थी। उसके पास कुल मिला के 34 लोगों का समर्थन था, 33 तो उसके अलायंस के थे, एक कोई और था। तो उसको वो ना जीतने पाए, वो सरकार ना बनाने पाए, तो कांग्रेस ने बिना मांगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल उस समय विपक्ष में बैठ गए होते तो खत्म हो गए होते, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्ती उनको दिल्ली में खड़ा किया, अपने 8 विधायकों का समर्थन देकर के। अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने से भी कम सरकार चलाई। केवल 49 दिन बाद कोई ऐसा मौका था जिसमें कांग्रेस पार्टी समर्थन भी दे रही थी और उसका विरोध भी कर रही थी। अब मुझे वो मौका याद नहीं क्या था। कोई बिल लेकर के आई थी, और उस बिल को उन्होंने, जो दिल्ली में प्रक्रिया है कि पहले एलजी से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, वो बिना अनुमति लिए विधानसभा में रख दिया था, और उसको लेकर के कांग्रेस ने इनका विरोध कर दिया था, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर के 49 दिन इन्होंने सरकार चलाई। इस्तीफा इन्होंने इस वजह से दिया था, ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी बहादुरी में इस्तीफा दिया था। इस्तीफा इसलिए दिया था कि इनको पता था कि आने वाले 3-4 महीनों में चुनाव होने वाले, और ये लोकसभा चुनाव में अपना माहौल बनाना चाहते थे। तो ये इस्तीफा देके प्रधानमंत्री बनने के लिए निकल पड़े। इन्होंने कहा जो सबसे मजबूत नेता होगा बीजेपी का, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने गए, और जो इनके सबसे लोकप्रिय नेता उस समय पर थे, कुमार विश्वास, उनको राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ाया। यही 2 सबसे प्रमुख थे। खैर,
उस समय पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में थी उसने तय किया कि दिल्ली का चुनाव साथ में नहीं कराएंगे। लोकसभा चुनाव हुआ, दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई। अरविंद केजरीवाल बनारस से चुनाव हार गए, कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव हार गए, इन्होंने बाकी जो भी नेता खड़े किए थे लगभग सब चुनाव हार गए। इनके 4 सांसद चुन के आए थे पंजाब से, जिनमें पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री वो भी सांसद थे, 3 लोग और थे। वो कोई बहुत नॉन नेम नहीं थे। इसके बाद जब दिल्ली में सरकार बनी बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार को भी पता नहीं क्या लगा, तो ये इलेक्शन को टालते रहे और इन्होंने चुनाव कराया जाकर के जनवरी में 2015 में। तब तक जो बीजेपी का जो ग्राफ बना था उस समय पे कि सातों सीटें लोकसभा की जीत ली और पूरे में हाहाकार मचा हुआ था, बिल्कुल मोदी मोदी था, वो खुमार थोड़ा सा उतर गया। और दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो शुरू में लग रहा था कि बड़ा कांटे का टक्कर होगी, लेकिन हुआ बहुत उल्टा। हुआ ये कि उस बीच में अरविंद केजरीवाल ने लगभग 1 साल के समय में केंद्र सरकार से खूब पंगा लिया, बीजेपी से जम के पंगा लिया, मोदी को बुरा भला कहा, जो भी बड़े नेता थे बीजेपी के उनको बुरा भला कहा, दुनिया भर की चीजें की। और चूंकि ये एक्टिविस्ट लोगों की पार्टी थी तो जो इनकी एक्टिविटी थी दिल्ली में वो बहुत ज्यादा रही। कुल मिलाकर के 2015 में जब चुनाव हुआ तो दिल्ली का पूरा मुसलमान वोट वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस से निकल करके आम आदमी पार्टी में। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का विश्वास हो गया कि अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम नहीं जाएगी। नतीजा ये हुआ कि जो 24% वोट था कांग्रेस का 2013 के चुनाव में, वो 2015 के चुनाव में घट करके 9% से कुछ ऊपर, या यूं करें 10% से कुछ नीचे 9.7% रह गया और सीटें उसको मिली 0। और ये पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी में। और आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला, कांग्रेस का तो शिफ्ट हुआ ही, बाकी जो छोटे छोटे तमाम दल लड़ते थे बीएसपी वगैरह उनका भी वोट शिफ्ट हो गया। और उस समय अरविंद केजरीवाल ने तमाम इस तरह की स्कीम भी चलाई कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, तो लोगों को लगा कि जब सब कुछ फ्री मिलने वाला है तो क्यों ना उसको वोट दिया जाए। लोगों ने वोट दिया। अरविंद केजरीवाल 67 सीटें जीतने में कामयाब रहे और उन्हें वोट मिला 54%। और बीजेपी जिस वोट प्रतिशत पर लगभग पिछली बार थी उसी वोट प्रतिशत पर रही। पिछली बार 33 पे थी, इस बार 32 पे रही। लगभग 1.25% के वोट का उसको नुकसान हुआ, 1.5 का मान लेते हैं, नहीं 1.5 का नहीं, 1% से भी कम का हुआ। 33 था, 32.2 रहा, तो 1% से भी कम वोट का बीजेपी को नुकसान हुआ और बीजेपी केवल 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसके बाद हुआ 2020 का चुनाव। अब 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा सीधा मुकाबला हुआ। कांग्रेस का बचा कुचा वोट भी चला गया, कांग्रेस 5% से भी नीचे आ गई, कांग्रेस को वोट मिला 4.25% और सीटें फिर एक बार 0। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरा, जो उसका 54% था वो नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, बहुत ज्यादा नहीं, वो 53% हो गया। सीटें उसकी थोड़ी सी कम हो गई, 67 से घट के 62 हो गई और वो जो 5 सीटों का अंतर आया वो शिफ्ट हो गई बीजेपी में, यानी कि बीजेपी 8 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर था वो लगभग 6% बढ़ गया, वो 38.5% पर पहुंच गई। अब इस समय जो अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है वो खासतौर से इस वजह से है कि एक तो पूरे भारत भर में मुसलमानों ने ये निर्णय किया है कि कांग्रेस हारे या जीते, कांग्रेस के साथ रहना है। जहां पर बहुत ही कमजोर है कांग्रेस वहां की बात अलग है, तो अभी तक का निर्णय यही है। तो एक तो अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा है कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ जा सकता है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली में कुछ मेहनत भी कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने हमारा वोट काटा, हम 50% से नीचे आए या 40 के आसपास आए, और चूंकि हमसे लोगों की नाराजगी भी है, 10 साल 11 साल सरकार चलाने के बाद हो जाता है ऐसा, तो 10 ही साल मानिए, उधर के तो 50 दिन छोड़ दीजिए, तो 10 साल सरकार चलाने के बाद जिस तरीके से दिल्ली में केवल अरविंद केजरीवाल ने एक ही चीज की राजनीति की है और वो है आरोप प्रत्यारोप की, तो उसके बाद जनता भी नाराज है।
तो उनको लगता है कि नाराजगी में अगर 10-5% वोट शिफ्ट होकर के बीजेपी की तरफ चला गया और कांग्रेस अगर हमारा 10-5% वोट काट करके ले गई, तो उस स्थिति में हम चुनाव हार भी सकते हैं। यद्यपि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सीटें भले ही कम मिले, लेकिन सत्ता उसको मिलने वाली है। अभी की जो स्थिति है, सीटें उसकी हो सकता है कि 62 से घट के 42 हो जाए या 40 से नीचे भी आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता उसी को मिलने वाली है। कांग्रेस चुनाव अच्छा लड़ सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस अगर 5-6 सीटें भी जीतना चाहती है, तो उसे कम से कम 20% से ऊपर वोट पाना पड़ेगा, और अगर वो 20% से ऊपर वोट पाने में कामयाब रहती है, तो उस स्थिति में आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी का वोट जो है वो इंटैक्ट है पिछले कई सालों से। ये ऐसा नहीं कि मैं पिछले 3 चुनावों से ही बता रहा हूं, वो उसका 32-33-34% जो है वो रहता है, और उसमें अगर थोड़ा सा भी वोट एंटी इनकम्बेंसी का जुड़ गया, तो फिर ये स्थिति आ सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट का जो मुख्य कारण है वो यही है कि उनको डर इस बात का सता रहा है कि कांग्रेस ने अगर अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो क्या होगा, और इसीलिए वो कांग्रेस पर भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पर तो उनको लगाना ही लगाना है, बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है, तो उसको तो लगाना ही लगाना है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी कर रही है, और कांग्रेस तो अभी राजनीति करने की स्थिति में ही नहीं बहुत ज्यादा, वो राजनीति के निम्नतम स्तरों में से एक है, और ये स्तर आपको अभी और गिरता दिखेगा अगले 40-45 दिनों में। आज की वार्ता में इतना ही। आप भी अपनी राय इस पर व्यक्त कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।